तो ब्रेक के बाद अब FIR फिल्टर के डिटेल्स देखते हैं। सो राइट डाउन फाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स फिल्टर। ओके, राइट डाउन FIR filter, FIR filter, okay, और finite impulse response filter, finite impulse response filter, finite impulse response filter, ओके। मैंने ये आपको पहले ही बताया है, अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स का लेंथ फाइनाइट है तो फिल्टर को क्या बोलेंगे? FIR फिल्टर। सो राइट डाउन इफ द लेंथ ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स, if the length of impulse response is finite, then filter is called FIR filter. Then filter is called FIR filter. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल HN is having samples 2, 7, 8, 9, ठीक है। यहाँ पर लेंथ कितना है? 4। और अगर लेंथ इम्पल्स रिस्पॉन्स का फाइनाइट है तो फिर फिल्टर कैसा होगा? FIR फिल्टर होगा, ठीक है। कुछ और कैलकुलेशंस मुझे करने हैं, इसलिए H ऑफ Z लिखता हूँ, ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ सिस्टम। तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या लिखते? 2 + 7Z इनवर्स प्लस 8 Z की पावर -2 प्लस 9 Z की पावर -3, ठीक है, यही लिखता है ट्रांसफ़र फंक्शन, ओके। फिर इसके बाद मुझे डिफरेंस इक्वेशन चाहिए, तो डिफरेंस इक्वेशन ऑब्टेन करना है, तो H ऑफ Z को किससे रिप्लेस करूँगा? YZ अपॉन X ऑफ Z से। तो मैं क्या लिखता? 2 + 7Z इनवर्स प्लस 8 Z की पावर -2 प्लस 9 Z की पावर -3। आप दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन्वर्स लिख डालो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आप क्या लिखते? YZ इज इक्वल टू 2XZ प्लस 7 Z इनवर्स X ऑफ Z प्लस 8 Z की पावर -2 X ऑफ Z प्लस 9 Z की पावर -3 X ऑफ Z। इस फॉर्म में लिखूँगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है? इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म। तो Y ऑफ N क्या लिखता मैं? Y ऑफ N क्या लिखता? 2X ऑफ N प्लस 7X ऑफ N -1 प्लस 8X ऑफ N -2 प्लस 9X ऑफ N -3, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले HN ऑलवेज एब्सोल्युटली समेबल होगा, क्योंकि HN में जो भी सैंपल्स आप लिखोगे वो फाइनाइट एम्पलीट्यूड का होगा, और लेंथ भी कैसा है? फाइनाइट है। फाइनाइट एम्पलीट्यूड विथ फाइनाइट लेंथ सिग्नल्स आर ऑलवेज एब्सोल्युटली समेबल, ठीक है। तो HN में सैंपल का एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट होगा, और लेंथ तो ऑलवेज कैसा है? फाइनाइट। फाइनाइट एम्पलीट्यूड और फाइनाइट लेंथ वाले सिग्नल्स ऑलवेज कैसे होते हैं? एब्सोल्युटली समेबल। नाउ सिंस HN is always absolutely summable, so the system will be always stable. So each and every FIR filter is stable. रीज़न मैंने आपको बताया
कि जितने भी FI फिल्टर हैं सबका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होता है, एब्सोल्युटली समेबल. सो राइट डाउन it is stable type filter. It is stable type filter. Stable type filter. Okay, because of absolutely summable impulse response. Absolutely summable impulse response. ओके इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना. नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं. प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट से इंडिपेंडेंट है. यहाँ पास्ट इनपुट की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पास्ट आउटपुट की बात कह रहा हूँ. रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव कब बोलते हैं, ब्रेक के पहले आपको बताया था. अगर प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट पर डिपेंडेंट है तो फिल्टर रिकर्सिव है. बट अगर प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट से इंडिपेंडेंट है तो फिल्टर कैसा, नॉन रिकर्सिव. अभी फिल्टर कैसा, नॉन रिकर्सिव, क्योंकि प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट से डिपेंडेंट है. कहीं y(n-1), y(n-2), y(n-3) का टर्म नहीं है. हमें पास्ट इनपुट से मतलब नहीं है. रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव में किससे मतलब है, पास्ट आउटपुट से मतलब है. और y(n), y(n-1), y(n-2) इन सब से इंडिपेंडेंट है, मतलब पास्ट आउटपुट से इंडिपेंडेंट है, मतलब सिस्टम कैसा, नॉन रिकर्सिव. सो राइट डाउन इट इज़ नॉन रिकर्सिव टाइप फिल्टर. इट इज़ नॉन रिकर्सिव टाइप फिल्टर because present output is independent of past output. Present output is independent of past output. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर फिल्टर का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करे तो मैं ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इधर ही कर रहा हूँ. यहाँ पर Z इन्वर्स का मैक्सिमम पावर कितना है, 3. ऑर्डर कितना है ट्रांसफर फंक्शन का, 3. तो कितने Z इन्वर्स के ब्लॉक्स लगेंगे, 3 ब्लॉक्स. तो Z इन्वर्स के कितने ब्लॉक्स मैं यूज़ करूँगा, 3 ब्लॉक्स यूज़ करूँगा. Z इन्वर्स का फर्स्ट ब्लॉक, फिर सेकेंड ब्लॉक, फिर Z इन्वर्स का थर्ड ब्लॉक. ओके, तो Z इन्वर्स के कितने ब्लॉक्स यूज़ करने हैं, 3 ब्लॉक्स. ओके, और कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ कर देता हूँ. अच्छा, अब सबको क्या करो, ऐड करते चलो. अब सबको क्या करना है, ऐड करना है. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है, ऐडर. ओके, फिर से क्या करूँगा, ऐड करूँगा, और लास्ट ऐडर से क्या कलेक्ट करूँगा, आउटपुट, और इधर क्या अप्लाई करूँगा, इनपुट. ठीक है, इसको देख करके मैंने उस फॉर्म में ड्रॉ किया है. अच्छा, फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, 2. तो फर्स्ट फॉरवर्ड पाथ का गेन कितना है, 2. सेकेंड फॉरवर्ड पाथ का 7 Z इन्वर्स, मतलब Z इन्वर्स को कितने से मल्टीप्लाई करो, 7 से. थर्ड का 8 Z की पावर -2, इधर गए तो Z की पावर -2, तो किससे मल्टीप्लाई करो, 8 से. तो लास्ट वाले में किससे मल्टीप्लाई करो, 9 से. यहाँ पर ये सब के सब क्या है, फॉरवर्ड पाथ. कहीं कोई फीडबैक लूप है क्या, नहीं, क्योंकि फ़िल्टर कैसा है, नॉन रिकर्सिव. नॉन रिकर्सिव फ़िल्टर में क्या नहीं दिखेगा, फीडबैक लूप नहीं दिखेगा. ठीक है. अब ब्लॉक डायग्राम से भी क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ डिले एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ एडर्स भी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ़ मल्टीप्लायर्स भी ज़्यादा है. 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लायर चाहिए.
फिर 7 को x ऑफ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई, फिर यहाँ भी मल्टीप्लायर और यहाँ भी मल्टीप्लायर, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लायर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर 3 डिले एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, 3 एडर्स की रिक्वायरमेंट है। ये तो तब है जब HN में मैंने 4 सैम्पल्स ही लिखे हैं। HN में कितने सैम्पल्स लिखे हैं? 4, तब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर HN में 10 सैम्पल्स 1000 सैम्पल्स लिखता तब तो ब्लॉक डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। इसका मतलब ब्लॉक डायग्राम कैसा है? कॉम्प्लिकेटेड। तो ब्लॉक डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो इसका जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब अल्गोरिथम, वो कैसा होगा? लेंदी होगा। अल्गोरिथम लेंदी होगा तो स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यही पॉइंट्स हमें लिखने हैं। पॉइंट क्लियर है? नंबर ऑफ एडर्स, मोर नंबर ऑफ एडर्स हैं, मोर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं, मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स हैं। तो ब्लॉक डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, अल्गोरिथम लेंदी होगा, स्टोर करने के लिए मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। चलो अब लिखो, राइट डाउन डिज़ाइन ऑफ FIR फिल्टर। डिज़ाइन ऑफ FIR फिल्टर इन्वॉल्व्स लिखते चलो, मोर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स। अच्छा, मोर नंबर ऑफ डिले एलिमेंट्स हैं तो ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? स्लो रेस्पॉन्डिंग फिल्टर। ठीक है, मतलब फ़िल्टर का रेस्पॉन्स ज़्यादा टाइम के बाद मिलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा डिले एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोर नंबर ऑफ मल्टीप्लायर्स। फिर क्या लिखोगे? मोर नंबर ऑफ एडर्स। ओके, अब इसके बाद लिखूँगा बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ब्लॉक डायग्राम, its algorithm is lengthy. Its algorithm is lengthy and it will require more memory space in the hard disk। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये सब तो आपने समझ लिया। ठीक है, ये सब तो आपने देख लिया है। ओके, अच्छा अब इसके बाद FIR फिल्टर में लीनियर फेज का फ़िल्टर डिज़ाइन करना पॉसिबल है।
थोड़ी देर बाद लीनियर फेज फ़िल्टर के टाइप्स आप लोग देखेंगे, तो उसमें आपको इतना तो पता चलेगा FIR में एटलीस्ट लीनियर फेज का फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इज़ it can be designed with linear phase. It can be designed with linear phase. Okay. अच्छा, अब इसके बाद अब इसको प्रेफर कब करेंगे? मान लो मेरे पास लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करने का ऑप्शन है कि IR फ़िल्टर से भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, FIR फ़िल्टर से भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो FIR फ़िल्टर डिज़ाइंड लो पास फ़िल्टर कब यूज़ करूँगा? मैं तब यूज़ करूँगा जब मुझे बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट चाहिए या फिर लीनियर फेज़ फ़िल्टर चाहिए। तो अगर लीनियर फेज़ फ़िल्टर चाहिए या दूसरे वर्ड्स में बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट चाहिए, तो उन एप्लीकेशंस में कौन सा फ़िल्टर यूज़ करेंगे? FIR टाइप का फ़िल्टर यूज़ करेंगे। सो राइट डाउन, इट इज़ प्रेफर्ड ओवर IR filter when linear phase filter is of prime concern. When linear phase filter is of prime concern. ठीक है, तो FIR फ़िल्टर और IR फ़िल्टर का कंपैरिजन तो आपने देख लिया। अभी टाइप्स देखने हैं लीनियर फेज FIR फ़िल्टर के। सो राइट डाउन टाइप्स ऑफ linear phase FIR filter. Types of linear phase FIR filter. ठीक है, ओके। लीनियर फेज FIR फिल्टर के 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इनका नाम ही है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। Type 1 is also known as odd length symmetric. Type 2 is also known as even length symmetric. Type 3 is also known as odd length antisymmetric. Type 4 is also known as even length antisymmetric. Type 1 और Type 2 का इम्पल्स रिस्पॉन्स बेस्ड कंडीशन सेम होता है, बस केवल लेंथ एक में ऑड होगा, दूसरे में इवन। उसी तरह Type 3 और Type 4 का इम्पल्स रिस्पॉन्स बेस्ड मैथमेटिकल कंडीशन सेम होता है, बस लेंथ कभी ऑड होगा, कभी इवन होगा। डिटेल में देखते हैं। सो राइट डाउन टाइप 1 लीनियर फेज FIR फिल्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑड लेंथ सिमेट्रिक। ठीक है, ओके। मैथमेटिकल कंडीशन इज h of n should be equal to h of m minus 1 minus n, h of m minus 1 minus n। थोड़ा अच्छे से n को लिख रहा हूँ, where m is the filter length, और यहाँ पर फ़िल्टर लेंथ कैसा होगा? ऑड। मतलब फ़िल्टर लेंथ किस टाइप का? इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा। ओके, अच्छा, एक वेव फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। इसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे गिवन फ़िल्टर
ऑड लेंथ सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल HN विथ रिस्पेक्ट टू N। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ सैम्पल्स ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस फॉर्म में, फर्स्ट सैम्पल, सेकेंड सैम्पल, थर्ड सैम्पल, फोर्थ सैम्पल एंड फिफ्थ सैम्पल, n equal to 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Now first and last samples, their amplitudes are same. तो मान लिया फर्स्ट और लास्ट का एम्पलीट्यूड है 4। इसके बाद जो मीडियम एम्पलीट्यूड का सैम्पल है इसका एम्पलीट्यूड मान लिया 5 और n equal to 2 वाला सैम्पल है एम्पलीट्यूड 7 का। ओके, सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, फ़िल्टर का लेंथ कैसा होना चाहिए, ऑड इंटीजर। काउंट करो, यहाँ नंबर ऑफ़ सैम्पल्स कितने हैं 5। अगर 5 सैम्पल्स हैं तो लेंथ कितना है 5, तो लेंथ कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। आप अगर यहाँ पर m की वैल्यू लिखें तो कितनी है 5, मतलब किस टाइप का इंटीजर है, ऑड इंटीजर। ओके, अब इसके बाद वर्चुअल वाई एक्सिस ड्रॉ करो एग्जैक्टली सेंटर से। ओके, ये जो कंडीशन है इसका मीनिंग क्या है बताता हूँ, फिर उसके बाद एक शॉर्टकट बता दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम थोड़ी होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वहाँ पर जाकर के इस मैथमेटिकल कंडीशन से सैम्पल के बीच में क्या रिलेशनशिप है एग्ज़ाम में चेक करेंगे, इतना टाइम अपने पास नहीं होगा, तो एक शॉर्टकट थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस कंडीशन का मतलब क्या है। सबसे पहले m की वैल्यू कितनी है 5, तो आप क्या करो, इसी कंडीशन में m को 5 पुट करो, तो आप लिखते h ऑफ n विल बी इक्वल टू h ऑफ 5 माइनस 1 माइनस n, तो मैं क्या लिखता 4 माइनस n। ठीक है, अब इसी रिलेशनशिप में आप n को 0 पुट करो, फिर n को 1 पुट करो, फिर n को 2 पुट करो। एक बार पुट करके देखो क्या आता है। n को 0 पुट करोगे तो आप क्या लिखते, h ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू h ऑफ 4। ठीक है, फिर n को 1 पुट करो तो आप क्या लिखते, h ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू h ऑफ 3। n को 2 पुट करो तो आप क्या लिखते, h ऑफ 2 शुड बी इक्वल टू h ऑफ 2। अब चेक करो ये जो सैम्पल में रिलेशनशिप आया यहाँ सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, h ऑफ 0 h ऑफ 4 के इक्वल, तो देख लो h ऑफ 0 h ऑफ 4 के इक्वल, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड क्या है, h ऑफ 1 h ऑफ 3 के इक्वल, तो h ऑफ 1 h ऑफ 3 के इक्वल, इन दोनों सैंपल का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, यहाँ सेम है, सेटिस्फाइड। थर्ड है h ऑफ 2 के इक्वल, तो ये कोई कंडीशन थोड़ी है, हर सैंपल अपने बराबर तो होगा ही, मतलब ये कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है, ओके, हमने देखा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये जो एग्जांपल है ये टाइप 1 लीनियर फेज FIR फिल्टर है। फ़िलहाल यहाँ तक समझ में आया। मैं इसी में बोल रहा था कि यहाँ से इस तरह लिखना, फिर उसके बाद ये कंडीशन फाइंड आउट करने में थोड़ा बहुत तो टाइम जाता ही है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आसान तरीका कुछ ऐसा है कि एग्जैक्टली सेंटर से आप वर्चुअल वाई एक्सिस ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, वर्चुअल वाई एक्सिस ड्रॉ करो, एक नया वाई एक्सिस ड्रॉ करो। कहाँ से ड्रॉ करोगे, एग्जैक्टली सेंटर से ड्रॉ करोगे। अब इस वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट चेक कर लो ये इवन सिमेट्रिक है कि नहीं। अगर वर्चुअल वाई एक्सिस n इक्वल टू 2 से पास होगा तो n इक्वल टू 2 वाले वाई एक्सिस के अबाउट ये कैसा दिखेगा, इवन सिमेट्रिक, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लेंथ ऑड होना चाहिए और वर्चुअल वाई एक्सिस के बाद इवन सिमेट्रिक होना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाइड है, मतलब टाइप 1 लीनियर फेज FIR फिल्टर है। ठीक है, तो यहाँ सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, मीनिंग इज इवन सिमेट्रिक अबाउट वर्चुअल वाई एक्सिस, अबाउट वर्चुअल वाई एक्सिस। ओके, अब इसके बाद के जो टाइप्स हैं उसमें मैं सैंपल का रिलेशनशिप ऑब्टेन नहीं करूँगा, कंडीशन तो आपके सामने है। अगर आपको ऑब्टेन करना है तो प्लीज़ आप खुद से ऑब्टेन करना,
मैं सीधा सीधा शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे चेक करना है कि टाइप 2 है, टाइप 3 है या टाइप 4 है। ठीक है। चलो अब इसके बाद लिखो टाइप 2। सो सेकेंड टाइप इज टाइप 2 लीनियर फेज FIR filter. It is also known as even length symmetric. Even length symmetric. Okay. Mathematical condition. Mathematical condition is h of n should be equal to h of m minus 1 minus n. टाइप 1 टाइप 2 का HN वाला मैथमेटिकल कंडीशन सेम होता है। देख लो सेम कंडीशन मैंने लिखा है। डिफरेंस क्या है? लेंथ। यहाँ फिल्टर लेंथ किस टाइप का? इंटीजर होगा, इवन इंटीजर होगा। तो फिल्टर का लेंथ कैसा? इवन। और वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी भी कैसी? इवन सिमेट्रिक अबाउट वर्चुअल वाई एक्सिस ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। HN के अगेंस्ट ठीक है। फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, फिर थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, फिर फिफ्थ सैंपल, फिर सिक्स्थ सैंपल। n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ तक ठीक है। तो आपने काउंट किया, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है? 6। काउंट करो 0 से 5 तक टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? 6। मतलब लेंथ कैसा है? इवन इंटीजर सेटिस्फाइड है। फिर इसके बाद वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होना चाहिए? वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक होना चाहिए। वर्चुअल वाई एक्सिस, तो वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक। अब इवन सिमेट्रिक होने के लिए ये जो दो सैंपल हैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, तो इधर 5 लिखूँगा तो यहाँ भी 5। ये जो दो सैंपल हैं इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, तो इधर -4 तो इधर भी कितना? -4। फर्स्ट और लास्ट सैंपल इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ 2 तो इधर भी क्या? 2 हो तो क्या? ठीक है। अब इसके बाद टाइप 3 लिखना। राइट डाउन टाइप 3 linear phase FIR filter. It is also known as odd length antisymmetric. नाम से ही पता चलता है फिल्टर का लेंथ कैसा होगा? ऑड। मतलब HN में नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे ऑड इंटीजर, और वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट एंटी सिमेट्रिक होगा, मतलब वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक होगा। सो राइट डाउन कंडीशन h of n should be equal to minus h of m minus 1 minus n, where filter length m should be odd integer. ओके अच्छा, यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ एंटी सिमेट्रिक इज ऑड सिमेट्रिक अबाउट वर्चुअल वाई एक्सिस। तो वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होना चाहिए? ऑड सिमेट्रिक। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। HN के अगेंस्ट, ठीक है।
तो लेंथ ऑड होगा, और वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होना चाहिए, ऑड सिमेट्रिक। ठीक है, फर्स्ट सैंपल, फिर सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल 0, फोर्थ सैंपल एंड फिफ्थ सैंपल। अभी चेक करो, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। काउंट करो तो कितने सैंपल्स हैं, 5 सैंपल्स हैं। काउंट करो तो कितने सैंपल्स हैं, 5। मतलब लेंथ कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, तो ऑड लेंथ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर आपने वर्चुअल वाई एक्सिस ड्रॉ किया n इक्वल टू 2 से, तो आपने ड्रॉ किया वर्चुअल वाई एक्सिस। अब वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट कैसा होना चाहिए, ऑड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ऑड सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब ये जो दो सैंपल्स हैं ये अपोजिट पोलैरिटी और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। मतलब इधर 7 लिखूँगा तो इधर कितना, -7। सिमिलरली ये जो दो सैंपल्स हैं अपोजिट पोलैरिटी बट सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तो इधर 4 लिखूँगा तो इधर कितना लिखूँगा, -4। ठीक है, यहाँ पर -7 है। देख लो आप, लेंथ ऑड है तो ऑड लेंथ वाला कंडीशन सेटिस्फाइड, वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक है तो एंटी सिमेट्रिक वाला कंडीशन भी सेटिस्फाइड। टाइप 3 के बाद अब क्या लिखना है, टाइप 4। तो इसके बाद लिखना टाइप 4। सो राइट डाउन टाइप 4 लीनियर फेज FIR filter. It is also known as even length anti-symmetric, even length anti-symmetric। ठीक है, ओके। HN वाला मैथमेटिकल कंडीशन सेम होगा जो आपने टाइप 3 में लिखा है, h of n शुड बी इक्वल टू माइनस h of m माइनस 1 माइनस n। डिफरेंस क्या है, फिल्टर लेंथ m शुड बी इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। मीनिंग ऑफ दिस एंटी सिमेट्रिक टर्म इज ऑड सिमेट्रिक, ऑड सिमेट्रिक about virtual y axis, virtual y axis। पॉइंट क्लियर है। अभी इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। h of n के अगेंस्ट, ठीक है, HN n के अगेंस्ट फर्स्ट सैंपल, सेकेंड सैंपल, थर्ड सैंपल, फोर्थ सैंपल, फिफ्थ सैंपल एंड सिक्स्थ सैंपल। n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 5 तक सैंपल्स हैं, मतलब कितने सैंपल्स हैं, 6 सैंपल्स हैं। तो यहाँ पर m कितना है, 6। मतलब m कैसा इंटीजर है, इवन इंटीजर है। मतलब लेंथ कैसा है, लेंथ इवन है। कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए वर्चुअल वाई एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से आपने ड्रॉ किया, वर्चुअल वाई एक्सिस। वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ये कैसा होना चाहिए, ऑड सिमेट्रिक होना चाहिए। तो वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक होने के लिए ये दोनों सैंपल सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी के होने चाहिए। तो इधर 8 लिखूंगा तो इधर क्या लिखता, -8। सिमिलरली इधर 6 लिखूंगा तो इधर कितना, -6। इधर 2 लिखूंगा तो इधर कितना, -2। आप चेक कर लो, लेंथ इसका इवन इंटीजर है तो इवन लेंथ है, और वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक मतलब एंटी सिमेट्रिक है।
अच्छा, अब इसके बाद ये सब तो आपने देख लिया। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखता हूँ, ओके, कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ और चेक करना है गिवन फिल्टर लीनियर फेज एफआई फिल्टर है या फिर नॉन लीनियर फेज एफआई फिल्टर है। चेक करना बहुत आसान है। हमें फ़िलहाल मतलब नहीं है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4 है। हमें मतलब इतना है कि गिवन एफआई फिल्टर लीनियर फेज का है या नहीं, ठीक है। अच्छा, गिवन एफआई फिल्टर लीनियर फेज का ये कैसे पता चलेगा? वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट या तो इवन सिमेट्रिक होना चाहिए या फिर ऑड सिमेट्रिक होना चाहिए। दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो गिवन एफआई फिल्टर कैसा? लीनियर फेज का होगा, ठीक है। नहीं सेटिस्फाई हुआ तो फिर कैसा? नॉन लीनियर फेज का होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चेक लीनियर एंड नॉन लीनियर फेज FIR फिल्टर, नॉन लीनियर फेज FIR फिल्टर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, h of n is equal to h of n is equal to 1 2 3 2 1, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड, h of n is equal to 1 3 1 3 -3 -1, ठीक है। अभी मैंने दो एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं। फिर इसके बाद थर्ड एग्जांपल, h of n is equal to h of n is equal to 2 5 7 8, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं, चेक करना है लीनियर फेज और नॉन लीनियर फेज वाला FIR फिल्टर कौन सा है। बहुत आसान है, आई नो, आप ही इजली चेक कर सकते हो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। आपने चेक किया तो वर्चुअल वाई एक्सिस आपने यहाँ से पास किया। अब वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ये कैसा दिख रहा है? इवन दिख रहा है। और वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक दिख गया या फिर ऑड सिमेट्रिक दिख गया, दोनों ही कंडीशन में सिस्टम कैसा? लीनियर फेज FIR फिल्टर होगा। सिमिलरली यहाँ भी अगर वर्चुअल वाई एक्सिस सेंटर से पास करोगे तो ये कैसा दिखेगा? ऑड सिमेट्रिक दिखेगा। तो क्वेश्चन 1 में वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक, क्वेश्चन 2 में वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक, और क्वेश्चन 3 में वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये नॉन लीनियर फेज FIR फिल्टर है, बट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किस टाइप का FIR फिल्टर है? लीनियर फेज FIR फिल्टर है। ओके, तो फर्स्ट में आंसर आपने लिखा लीनियर फेज FIR फिल्टर, लीनियर फेज FIR फिल्टर। सेकेंड में भी क्या लिखूँगा? लीनियर फेज FIR फिल्टर, ठीक है। थर्ड में क्या लिखूँगा? नॉन लीनियर फेज FIR फिल्टर, नॉन लीनियर फेज FIR फिल्टर। पहले यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा, मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन भी लिखना है, मतलब एक नॉन लीनियर फेज वाले और दूसरा लीनियर फेज वाले दोनों का ट्रांसफ़र फंक्शन लिख लेते हैं। अच्छा, सबका ट्रांसफ़र फंक्शन थोड़ा लिखना, तो फर्स्ट में आप लिखते 1 + 2z इनवर्स प्लस 3z की पावर -2 प्लस 2z की पावर -3 प्लस z की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिखते h of z इज इक्वल टू 1 + 3z इनवर्स -3z की पावर -2 माइनस z की पावर -3। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में आप लिखते h of z इज इक्वल टू 2 + 5z इनवर्स
प्लस 7 z की पावर -2 प्लस 8 z की पावर -3। ओके, असल में मुझे एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट एक्सप्लेन करना था। ओके, वो पॉइंट क्या है एक बार देख लेना। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट अबाउट लोकेशन ऑफ पोल्स इन दीज 3 क्वेश्चंस, देन लोकेशन ऑफ पोल्स विल बी फिक्स्ड एंड दे विल बी लोकेटेड एट ओरिजिन। आप चेक कर लो। पोल चाहिए तो z की पावर -4 को क्या लिखोगे, 1/z की पावर 4। तो ओवरऑल यहाँ डिनोमिनेटर में आता है z की पावर 4, 0 से इक्वेट करते तो आप कहते 4 पोल्स एट ओरिजिन। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिखना पड़ता, 3 पोल्स एट ओरिजिन। इधर क्या लिखना पड़ता, 3 पोल्स एट ओरिजिन। इसका मतलब FIR फिल्टर में पोल का लोकेशन फिक्स्ड होता है। FIR फिल्टर में किसका लोकेशन फिक्स्ड होता है, पोल का लोकेशन फिक्स्ड होता है। और FIR फिल्टर में पोल ऑलवेज कहाँ लोकेट होता है, ओरिजिन पर। तो किसके लोकेशन को देख करके बता सकते हैं कि फ़िल्टर लीनियर फेज़ का है या नहीं। 0 के लोकेशन को ऑब्ज़र्व करके हम लोग बता सकते हैं फ़िल्टर लीनियर फेज़ का है या नहीं। पॉइंट क्लियर है। तो FIR फिल्टर लीनियर फेज़ है या नॉन लीनियर फेज़ है, दोनों ही केसेस में पोल ऑलवेज कहाँ लोकेट होता है, ओरिजिन पर। तो अगर पोल 0 प्लॉट आपके सामने गिवन हो, फिर आइडेंटिफाई करना हो गिवन पोल 0 प्लॉट लीनियर फेज़ FIR फिल्टर का है या नॉन लीनियर फेज़ FIR फिल्टर का है, तो कौन डिसाइड करेगा, 0 का लोकेशन। क्योंकि 0 का लोकेशन चेंज होगा लीनियर फेज़ में और नॉन लीनियर फेज़ में। ठीक है। तो अब कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सो राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोल 0 प्लॉट। ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना। फर्स्ट पॉइंट, फॉर FIR फिल्टर, फॉर FIR filter, for FIR filter poles will be located at, poles will be located at origin। ओके, तो पोल्स किधर लोकेट होगा, ऑलवेज ओरिजिन पर लोकेट होगा। ओके बेटा, टेलीग्राम लिंक जो है क्लास के बाद मैं शेयर करूँगा। ममता बेटा, टेलीग्राम लिंक आप बोल रहे हैं तो वो क्लास के बाद शेयर करूँगा। आप उस समय ये जो अपना क्वेरी है पोस्ट कर देना चैट बॉक्स में, तो मैं लिंक पोस्ट करूँगा, लेकिन क्लास के बाद, अभी नहीं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फॉर linear phase FIR filter, for linear phase FIR filter, for linear phase FIR filter। okay, linear phase FIR filter। okay, zeros should occur in reciprocal pair, zeros should occur in reciprocal pair, zeros should occur in reciprocal pair, reciprocal pair if they are not z equal to 1 और z equal to -1। ठीक है, तो मैंने डिटेल में लिखा है कि लीनियर फेज FIR फिल्टर में ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल पेयर में अकर होते हैं। अगर वो 1 और -1 नहीं है तो मतलब क्या है देखते हैं। मतलब कुछ ऐसा, सपोज
लिखता हूँ कुछ, मतलब एक ज़ीरो Z1 पर तो दूसरा ज़ीरो 1/Z1 पर होगा, यही मुझे लिखना है, बट एग्जाम्पल के थ्रू मैं लिखता हूँ। मान लो कोई लीनियर फेज एफआई फ़िल्टर है, उसका एक ज़ीरो है 2 पर, तो दूसरा ज़ीरो किधर होगा 1/Z1 पर, मतलब किधर 1/2 पर। ठीक है, तो अभी मैंने ये जो लिखा है ये किसके लिए है, ऑर्डर 2 वाले फ़िल्टर के लिए है। मतलब ऑर्डर कितना होगा ट्रांसफ़र फंक्शन का 2, तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। ओके, और किस टाइप का फ़िल्टर है, लीनियर फेज़ एफआईआर फ़िल्टर है। ओके, तो ऑर्डर 2 का एफआईआर फ़िल्टर है, उसमें एक ज़ीरो 2 पर है, दूसरा ज़ीरो 1/2 पर है, तो ये लीनियर फेज़ का है कि नहीं, हाँ बिल्कुल लीनियर फेज़ का है, बिकॉज ज़ीरोज़ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, वही यहाँ पर लिखा गया है। ज़ीरोज़ एक दूसरे के क्या होने चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। ओके ओके, अच्छा अब इसके बाद सेकेंड एग्जांपल। ओके, सेकेंड एग्जांपल, मान लो ऑर्डर 4 का लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर है। ऑर्डर 4 का एफआईआर फ़िल्टर है ऑर्डर 4 का एफआईआर फ़िल्टर है। ठीक है, अच्छा ऑर्डर 4 का एफआईआर फ़िल्टर है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसके जो 4 ज़ीरोज़ हैं कुछ इस तरह लिखता हूँ। मान लो Z1 लोकेट हो रहा है 1/2 इंटू ई की पावर j π/4 पर, और Z2 लोकेट हो रहा है 2 इंटू, मतलब 1/Z1 पर लोकेट करूँगा तो 1/Z1 अगर मैं लिखता तो 2 इंटू ई की पावर -j π/4। ठीक है, फिर Z3 लिखूँगा 1/2 इंटू ई की पावर -j π/4 पर, और Z4 लिखूँगा 2 इंटू ई की पावर j π/4 पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या इन्फरेंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ से पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो Z2 इज़ इक्वल टू 1/Z1 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर में हैं। 1/Z1 लिख करके देखो तो 1 अपॉन ये वाला टर्म लिखते तो कितना आता, 2 इंटू ई की पावर -j π/4। अच्छा, इसके बाद Z3 और Z4 ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल पेयर हैं, तो Z4 को मैं क्या लिखता 1/Z3, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद अच्छा हाँ, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल और ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, तो ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल पेयर में अकर हो रहे हैं। रेसिप्रोकल पेयर में अकर हो रहे हैं तो मैं एफआईआर फ़िल्टर को कैसा लिखता, लीनियर फेज़ का लिखता। पहले यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आपने देखा ज़ीरोज़ कॉम्प्लेक्स हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स ज़ीरोज़ हैं कंजुगेट पेयर में भी है, बिकॉज Z3 इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट, एंड Z4 ये किसका कंजुगेट है, Z2 का। Z4 इज कंजुगेट ऑफ Z2। ओके, और अगर ज़ीरोज़ कॉम्प्लेक्स हैं और कंजुगेट पेयर में है तो h ऑफ n रियल है या नॉन रियल फंक्शन है, तो सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n होगा उसके बारे में पूछ रहा हूँ। अब h ऑफ n रियल है या नॉन रियल है ये कैसे पता चलेगा, पोल्स और ज़ीरोज़ के लोकेशन से। पोल्स तो सारे के सारे पोल्स किधर लोकेट होंगे, ज़ीरो पर। सारे के सारे पोल्स कहाँ लोकेट होंगे, ओरिजिन पर। ठीक है, ओरिजिन पर लोकेट होंगे, बाकी ज़ीरोज़ कंजुगेट पेयर में अकर हो रहे हैं। और अगर ज़ीरोज़ कॉम्प्लेक्स हैं कंजुगेट पेयर में अकर हो रहे हैं तो मैं
फ़िल्टर को फ़िल्टर का इम्पल्स रेस्पॉन्स कैसा लिखूँगा, फ़िल्टर का इम्पल्स रेस्पॉन्स HN किस टाइप का सिग्नल लिखूँगा, रियल सिग्नल लिखूँगा। पॉइंट क्लियर है? देख लो अच्छे से, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल पेयर में आकर हो गए, तो फ़िल्टर कैसा, लीनियर फेज़ का। ये पॉइंट क्लियर। दूसरा, जीरोस कॉम्प्लेक्स हैं, ये कंजुगेट पेयर में भी हैं, और कंजुगेट पेयर में है तो HN किस टाइप का सिग्नल होगा, रियल सिग्नल होगा। ये हमने ब्रेक के पहले पढ़ा था, तो वो मैंने डिटेल में यहाँ पर लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, फॉर लीनियर फेज FI फिल्टर ज़ीरोज शुड अकर इन रेसिप्रोकल पेयर इफ़ दे आर नॉट Z इक्वल टू 1 और Z इक्वल टू -1। ओके, इसका मतलब कुछ ऐसा था, इसको मैं थर्ड पॉइंट में लिख देता हूँ। पॉइंट 3, फॉर ऑर्डर 1 लीनियर फेज FIR फिल्टर, लीनियर फेज FIR फिल्टर ज़ीरो शुड occur at either at Z equal to 1, either at Z equal to 1 और Z equal to -1। तो मुझे ये बताना था, अगर ऑर्डर 1 का लीनियर फेज FIR फिल्टर है, तो जब ऑर्डर 1 का होगा तो उसमें एक ही ज़ीरो होगा ना, तो पेयर कहाँ से दिखेगा, पेयर दिखने के लिए कम से कम 2 ज़ीरो होने चाहिए थे, मतलब कम से कम ऑर्डर 2 होना चाहिए था। यहाँ पर कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर 1 का, तो इधर ज़ीरो पेयर में दिखेगा नहीं, ज़ीरो अकेला दिखेगा क्योंकि सिंगल ज़ीरो होगा। तो वही मैंने लिखा कि अगर ऑर्डर 1 का लीनियर फेज FI फिल्टर है तो उसका जो एक ज़ीरो है वो या तो 1 पर अकर होगा या फिर -1 पर, मतलब कुछ ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज H of Z इज इक्वल टू 1 प्लस Z इनवर्स। तो मैंने एक ट्रांसफर फंक्शन लिखा है 1 प्लस Z इनवर्स, हमें चेक करना है लीनियर फेज का FIR फिल्टर है कि नहीं। ओके, तो अभी क्या करेंगे, ज़ीरो का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, ज़ीरो का लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ज़ीरो किधर लोकेट हो गया, -1 पर। ऑर्डर 1 का FIR फिल्टर है, इसका एक ज़ीरो किधर लोकेट हो गया, -1 पर। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो मैं FIR फिल्टर को क्या लिखूँगा, लीनियर फेज़ का। तो मैं FIR फिल्टर को क्या लिखूँगा, लीनियर फेज़ का, लीनियर फेज़ FIR फिल्टर। इसका एक दूसरा तरीका भी था, वो दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से HN के सैम्पल्स लिख डालो। तो HN के सैम्पल्स आप क्या लिखते, 1 1। HN के सैम्पल्स आप क्या लिखते, 1 1। अब थोड़ा वर्चुअल वाई एक्सिस सेंटर से पास करो, वर्चुअल वाई एक्सिस सेंटर से पास करो। तो वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ये कैसा दिखा, इवन सिमेट्रिक। और अगर वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक है तो FIR फिल्टर कैसा, लीनियर फेज़ का। तो दो तरह से मैंने बता दिया कि ये लीनियर फेज़ का है। पहला, वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट इवन सिमेट्रिक है तो लीनियर फेज़ का FIR फिल्टर है। दूसरा, ऑर्डर 1 का FIR फिल्टर है और इसका एक ज़ीरो Z इक्वल टू -1 पर अगर हो गया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसलिए भी लीनियर फेज़ का है। अच्छा, इसी में एक एग्जांपल और लिखो, सपोज H of Z इज इक्वल टू 1 माइनस Z इनवर्स। ओके, अब अगर 1 माइनस Z इनवर्स है, इसमें ज़ीरो का लोकेशन फाइंड आउट करो, तो ज़ीरो किधर लोकेट हो गया, 1 पर। ऑर्डर 1 का FIR फिल्टर है, इसका एक ज़ीरो 1 पर लोकेट हो गया, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो FIR फिल्टर कैसा, लीनियर फेज़ का है। इस तरह ये कंफर्म हो गया कि लीनियर फेज़ का है। अच्छा, अब एक दूसरा तरीका भी है, वही तरीका। अब क्या करूँगा, HN के सैंपल लिखूँगा। फ़िलहाल हमें ये तो पता चल गया कि लीनियर फेज़ FIR फिल्टर है। ओके, अब क्या करूँगा,
HN के सैंपल्स लिखूँगा, तो HN के सैंपल्स में क्या लिखता 1 एंड -1। अब आप चेक कर लो वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट किस टाइप का है, ये ऑड सिमेट्रिक है। और अगर वर्चुअल वाई एक्सिस के अबाउट ऑड सिमेट्रिक दिखा तो भी एफआईआर फिल्टर कैसा, लीनियर फेज का होगा। ओके, तो दो तरह से फिर से हमने चेक किया, तो ये लीनियर फेज का एफआईआर फिल्टर है। अच्छा, अब इसके बाद ये सब तो आपने देख लिया। ओके, अब तो आपके सामने कोई पोल ज़ीरो प्लॉट आएगा तो आप इजीली चेक कर लेंगे कि फ़िल्टर लीनियर फेज का है या नहीं। थोड़ा वर्कबुक ओपन करना, वर्कबुक में चैप्टर 8 ओपन करना। तो वर्कबुक में चैप्टर 8, वर्कबुक में चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ऑर्डर 4 का फ़िल्टर है। फ़िल्टर ऑर्डर इज़ 4 एंड फ़िल्टर इज़ लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर, लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर। अच्छा, अब लीनियर फेज एफआईआर फ़िल्टर के जो भी ज़ीरोज़ हैं उसमें एक ज़ीरो गिवन है। फर्स्ट ज़ीरो लोकेट हो रहा है 3 + J4 पर, तो रिमेनिंग ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। ओके, यहाँ पर एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, हमें मानना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वी आर अज्यूमिंग दैट इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर इज़ रियल। हमें यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि बाकी के 3 ज़ीरोज़ हमें लिखने हैं ना। एक ज़ीरो तो हम लोग रेसिप्रोकल पेयर से लिख डालेंगे, बाकी के 2 ज़ीरोज़ कैसे लिखेंगे? तो बाकी के 2 ज़ीरोज़ लिखने के लिए अज्यूम करना पड़ेगा कि H(n) कैसा है, रियल सिग्नल है। तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं, Z2, Z3 एंड Z4। ओके, और चेक करना है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन ज़ीरो नहीं है। तो हमें चेक करना है आउट ऑफ 4 ऑप्शंस कौन सा ऑप्शन ज़ीरो नहीं है। यहाँ एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है, अज्यूम HN इज़ रियल। क्या अज्यूम करना है, HN किस टाइप का सिग्नल है, रियल सिग्नल है। ओके, अब यहाँ से सॉल्व तो हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर HN रियल है तो Z2 को मैं क्या लिखूँगा, Z1 का कंजुगेट, तो मैं क्या लिखता 3 - J4। ठीक है। अच्छा, लीनियर फेज का है तो ज़ीरोज़ रेसिप्रोकल पेयर में आकर होंगे, तो Z3 को क्या लिखूँगा 1/Z1, Z4 को क्या लिखूँगा 1/Z2। बाकी 1/Z2 या 1/Z1 करके कैलकुलेट कर लोगे ना, 1/3 - J4। तो अब इसको ऊपर नीचे 3 + J4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अच्छा, तो न्यूमरेटर में 3 + J4, डिनोमिनेटर में कितना आता 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर कितना 25। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, यहाँ से लिखना था तो इधर लिखता 3 - J4 अपॉन 25, कुछ ऐसा आएगा। तो रिमेनिंग 3 ज़ीरोज़ हमने कैलकुलेट कर लिए। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आंसर है। वो ऑप्शन आंसर है जो पॉसिबल ज़ीरो नहीं है, तो वो ऑप्शन कौन सा है, डी, क्योंकि डी पॉसिबल ज़ीरो नहीं है। ओके
करेक्ट आंसर है। आप सब ने करेक्ट आंसर लिखा है, आश्विन, आदित्य, फिर ऋषभ, आप सबका आंसर करेक्ट है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। ओके अब इन सब के बाद ये तो आपने देख लिया, ज़ीरो की लोकेशन से तो आइडेंटिफाई कर लोगे। ओके अब क्या करना है, अब हमें डिजिटल फिल्टर का आइडेंटिफिकेशन करना है। वेदर द गिवन डिजिटल फिल्टर इज़ लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप एंड ऑल पास। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी LTI सिस्टम होगा, मतलब जो भी h ऑफ z गिवन होगा, मुझे मतलब नहीं है कि FIR टाइप का है या IR टाइप का है। अगर h ऑफ z गिवन है तो गिवन ट्रांसफर फंक्शन से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन फिल्टर लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप या फिर ऑल पास है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ। सो राइट डाउन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजिटल फिल्टर। ओके अब इसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो एक चार्ट प्रिपेयर करना है। ओके इसमें फर्स्ट कॉलम में फिल्टर टाइप लिखना है, सेकंड कॉलम ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी, थर्ड कॉलम ट्रांसफर फंक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में फिल्टर का टाइप मतलब लो पास, हाई पास कौन सा, फिर लिखना ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी, मीनिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी इज z इक्वल टू 1, फिर लिखो ट्रांसफर फंक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी, मीनिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज z इक्वल टू -1। जैसे लैप्लास में मतलब एनालॉग फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी के लिए s को 0 पुट करते हो और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s को इनफाइनाइट पुट करते हो, बिल्कुल उसी तरह z ट्रांसफॉर्म में मतलब डिजिटल फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करोगे 1 और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करोगे -1। ओके अब ये मैंने क्यों बोला कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए z को 1 पुट करो, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए z को -1 पुट करो। अब इसका एक रीज़न है, वो रीज़न मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन केस ऑफ DTFT ये ओमेगा कहाँ का फ्रीक्वेंसी है, DTFT। इन केस ऑफ DTFT लो फ्रीक्वेंसी, इन केस ऑफ DTFT, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी इज 0 एंड हाई फ्रीक्वेंसी इज पाई। अभी ये पाई कहाँ से आ गया? देखो एनालॉग फिल्टर में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का रेंज 0 से इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर एनालॉग फिल्टर में बात करूं तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट रेडियन पर सेकेंड तक। बट डिजिटल फिल्टर में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का रेंज 0 से कहाँ तक, पाई तक, मतलब 0 रेडियन पर सैंपल से पाई रेडियन पर सैंपल तक। तो एनालॉग फिल्टर में जो 0 से इनफाइनाइट रेडियन पर सेकेंड का रेंज है वो कॉम्प्रेस हो जाता है डिजिटल फिल्टर में किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, 0 से पाई रेडियन पर सैंपल के फ्रीक्वेंसी रेंज में। इसलिए मैंने लिखा कि डिजिटल फिल्टर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना, पाई, यूनिट क्या, रेडियन पर सैंपल, वो डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। होपफुली कल के क्लास में तो हो ही जाएगा कि DTFT के केस में या डिजिटल फिल्टर के केस में फ्रीक्वेंसी का यूनिट रेडियन पर सैंपल क्यों होता है, कब होगा, कल के क्लास में होगा, ठीक है। अच्छा कोई भी कल के क्लास में आप ये भी देखोगे जो भी डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन होता है, चाहे वो लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप हो, उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई से कम ही होता है। कल के क्लास में देखना हम लोग डिजिटल फिल्टर से रिलेटेड एग्जांपल लिखेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, कभी
π/2 रेडियन पर सैंपल, कभी लिखेंगे π/4 रेडियन पर सैंपल, कभी लिखेंगे π/8 रेडियन पर सैंपल, और ऑलवेज हमेशा किससे कम लिखेंगे, पाई रेडियन पर सैंपल से कम लिखेंगे, क्योंकि DTFT में या फिर डिजिटल फिल्टर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, पाई। ओके, और मैंने डिटेल में भी बोला कि CTFT में या एनालॉग फिल्टर में जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का रेंज है 0 से इनफाइनाइट रेडियन पर सेकेंड का, वो DTFT या डिजिटल फिल्टर में किस रेंज में कॉम्प्रेस होता है, 0 to पाई रेडियन पर सैंपल के रेंज में। तो अगर कोई पूछे कि DTFT में या डिजिटल फिल्टर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, पाई रेडियन पर सैंपल, इसलिए मैंने हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा को क्या पुट किया है, पाई। अच्छा, आपने एक रिलेशनशिप लिखा था z इक्वल टू e⁻j⍵। अब ओमेगा को 0 पुट करो, कितना आया, 1। फिर ओमेगा को पाई पुट करो, कितना आया, -1। अब आप देख लो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया, z इक्वल टू 1 फॉर लो फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करोगे, 1। सिमिलरली z इक्वल टू -1 फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करोगे, -1। वही तो लिखा है मैंने, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करो, -1। लो फ्रीक्वेंसी के लिए z को क्या पुट करो, 1। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लिखना स्टार्ट करो, कॉम्बिनेशंस लिखता हूँ। सपोज ट्रांसफर फंक्शन एट लो फ्रीक्वेंसी इज लेस, this value is less and this value is more. Next possibility, this value is more and this value is less. Next possibility, this value is 0 and another value is also 0, is also 0. Okay. Next possibility, इधर भी नॉन ज़ीरो, यहाँ भी नॉन ज़ीरो, इधर भी नॉन ज़ीरो, यहाँ भी नॉन ज़ीरो। These two non zero values are equal. Similarly, यहाँ भी जो दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए, ये कैसे हैं, इक्वल है। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन लेस आया, मतलब कम आया, और हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन का गेन ज़्यादा आया। तो गेन किधर ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर। तो फिल्टर कौन सा, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। तो नेक्स्ट केस में क्या लिखता, लो पास फिल्टर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा गेन है, और अगर फिल्टर ने या सिस्टम में लो फ्रीक्वेंसी पर हायर गेन प्रोवाइड किया तो फिल्टर कौन सा, लो पास फिल्टर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा गेन है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने देखा लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन 0, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं हुआ। हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन फिर से 0, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी भी पास नहीं हुआ। तो क्या पास हुआ, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फिल्टर कौन सा, बैंड पास फिल्टर। अच्छा, इन दोनों में लिखूँगा बैंड स्टॉप फिल्टर, इधर क्या लिखूँगा, ऑल पास फिल्टर। अब मैं एक चीज़ आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन 0 हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन 0 हो गया, लो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हो गया, पास क्या हुआ, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो फिल्टर कौन सा, बैंड पास फिल्टर। मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन 0 है, हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन 0 है, तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, तब तो बैंड पास फिल्टर होगा ही। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन नॉन ज़ीरो, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ट्रांसफर फंक्शन नॉन ज़ीरो। तो कितनी पॉसिबिलिटी, 4, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास। कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 4। अब ये मैंने क्यों बोला, बताता हूँ। मैंने क्या बोला, लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर फंक्शन नॉन ज़ीरो, फिर हाई फ्रीक्वेंसी पर भी ट्रांसफर फंक्शन नॉन ज़ीरो। अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ अनइक्वल हैं तो फिर दो पॉसिबिलिटी है, आइदर लो पास और हाई पास। समझ में आया।
तो मैं ये डिटेल में बोल रहा हूँ कि हाई पास फिल्टर में ये जो लिखते हैं ना कि लो फ्रीक्वेंसी पर लेस वैल्यू आएगा, तो ये लेस वैल्यू नॉन ज़ीरो भी तो हो सकता है ना। अगर ये भी नॉन ज़ीरो आया, ये भी नॉन ज़ीरो आया, तो फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा वो वही फ़िल्टर है। तो अगर ये दोनों नॉन ज़ीरो आ गए तो चेक करेंगे इन दोनों का मैग्नीट्यूड। पोलैरिटी से मतलब नहीं है, माइनस प्लस के चक्कर में मत रहना, दोनों पे क्या अप्लाई कर देना, मैग्नीट्यूड। तो अगर नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आ गए और वो दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ अनइक्वल हैं, तो जहाँ पर गेन ज़्यादा है वो वही फ़िल्टर है, ठीक है। तो अगर दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए, दोनों अनइक्वल है और हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन ज़्यादा, तो फ़िल्टर कौन सा, हाई पास। सिमिलरली लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पर वापस से नॉन ज़ीरो आया, दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ अनइक्वल है, तो एक ज़्यादा होगा दूसरा कम होगा, तो चेक कर लेना कि हायर गेन किधर मिला, लो फ्रीक्वेंसी पर, तो फ़िल्टर कौन सा, लो पास। और अगर जो दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी पर, जो दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए दोनों इक्वल हैं, तो या तो ऑल पास फिल्टर है या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर है। इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन इम्पोज किया है कि लो फ्रीक्वेंसी पर नॉन ज़ीरो आया, हाई फ्रीक्वेंसी पर नॉन ज़ीरो आया, और ये दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ क्या है, इक्वल। तो कितनी पॉसिबिलिटी, दो। कौन कौन सी, या तो बैंड स्टॉप या फिर ऑल पास। पॉइंट समझ में आया। फिर से बोलता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफ़र फंक्शन ज़ीरो, हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफ़र फंक्शन ज़ीरो, तब तो कोई कन्फ्यूज़न है ही नहीं, फ़िल्टर कौन सा होगा, बैंड पास, ठीक है। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी पर नॉन ज़ीरो आया, हाई फ्रीक्वेंसी पर नॉन ज़ीरो आया, तो कितनी पॉसिबिलिटी, चार। कौन कौन सी, लो पास, हाई पास, फिर बैंड स्टॉप एंड ऑल पास। अब ये जो दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए, ये दोनों के दोनों अनइक्वल आए, तो कितनी पॉसिबिलिटी, दो, या तो लो पास या फिर हाई पास। और ये जो दो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, फिर कितनी पॉसिबिलिटी, दो, या तो बैंड स्टॉप या फिर ऑल पास। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है, तो इसी को पहले देख लेते हैं कि अगर दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ इक्वल आ गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑल पास है या बैंड स्टॉप। तो इसका बहुत आसान सा तरीका, एच ऑफ जेड तो गिवन ही होगा, तभी तो हम लोग चेक करेंगे। तो जेड को किससे रिप्लेस करना, ई की पावर जे ओमेगा से, और ट्रांसफ़र फंक्शन डी टी एफ टी के टर्म्स में लिखना, मतलब एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा, मतलब क्या लिखना, एच ऑफ ई की पावर जे ओमेगा। अगर ऑल पास फिल्टर होगा तो ट्रांसफ़र फंक्शन का मैग्नीट्यूड कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। और अगर बैंड स्टॉप फिल्टर होगा तो ट्रांसफ़र फंक्शन का मैग्नीट्यूड फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, फंक्शन ऑफ ओमेगा होगा, या दूसरे वर्ड्स में क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल है। तो जब आपके सामने एच ऑफ जेड गिवन होगा तो जेड को 1 पुट करो लो फ्रीक्वेंसी के लिए, जेड को -1 पुट करो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चंस लिखता हूँ, ओके। चलो अब क्वेश्चन लिखो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एच ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड इनवर्स। हमें चेक करना है लो पास, हाई पास, बैंड पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास कौन सा फिल्टर है। तो क्या करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी के लिए जेड को 1 पुट करो, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जेड को -1 पुट करो, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने चेक किया, जेड को 1 पुट किया, कितना आया, 1/2। फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जेड को -1 पुट करो, तो 1 - 1 0, 1/0 कितना, इन्फानाइट। अब ये दोनों नॉन ज़ीरो, ये दोनों वैल्यूज़ अनइक्वल आए तो अब चेक करेंगे किस पर गेन ज़्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी पर इन्फानाइट गेन है, बहुत ज़्यादा गेन है हाई फ्रीक्वेंसी पर, तो फिल्टर कौन सा, हाई पास फिल्टर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एच ऑफ जेड
इज इक्वल टू 1/1 माइनस z इनवर्स, कुछ ऐसा लिखा है मैंने। अभी इसको आप चेक करो, सेम प्रोसेस है। लो फ्रिक्वेंसी के लिए z को 1 पुट करो, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए z को -1 पुट करो। अभी z को 1 पुट करोगे तो गेन कितना आया, इन्फानाइट। z को -1 पुट करोगे तो गेन कितना आया, 1/2। तो लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी पर अनइक्वल नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आए और ये दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ अनइक्वल हैं, तो चेक कर लो किस पर गेन ज़्यादा है। किस पर गेन ज़्यादा है, लो फ्रिक्वेंसी पर। तो मैं फ़िल्टर को कौन सा फ़िल्टर लिखता, लो पास फ़िल्टर। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। सपोज क्वेश्चन इज h of z is h of z थोड़ा सोचता हूँ क्या लिखूँ मैं। ओके कुछ लिखता हूँ। h of z इज इक्वल टू z स्क्वायर -1 अपॉन z स्क्वायर -1 अपॉन z स्क्वायर प्लस z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 8, कुछ ऐसा लिख दिया। अभी ये कौन सा फ़िल्टर है, ठीक है। अभी अगर आप चेक करो तो होगा क्या, z इक्वल टू 1 पर भी 0 होगा, z इक्वल टू -1 पर भी 0 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 1 पर भी 0 है, z इक्वल टू -1 पर भी 0 है। तो आपने चेक किया लो फ्रिक्वेंसी के लिए, तो z को क्या पुट करता, 1, ठीक है। फिर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए तो z को क्या पुट करता, -1, दोनों पर कितना, 0। ओके तो लो फ्रिक्वेंसी पर भी 0, हाई फ्रिक्वेंसी पर भी 0, तब तो फ़िल्टर फिक्स है। फ़िल्टर कौन सा, क्या लिखूँ मैं, बैंड पास फ़िल्टर। बैंड पास फ़िल्टर आपने लिखा भी है, चार्ट में देख सकते हो, दोनों पर 0 आया तो फ़िल्टर कौन सा, बैंड पास। ओके ठीक है, करेक्ट आंसर है। ऋषभ आपने करेक्ट आंसर लिखा है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा वर्कबुक ओपन करना। वर्कबुक ओपन करो और वर्कबुक में चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 10 देखना। चैप्टर 8 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। पोल ज़ीरो प्लॉट गिवन है। यहाँ जो 3 पोल ज़ीरो प्लॉट्स गिवन है, इन 3 पोल ज़ीरो प्लॉट्स के लिए बताना है कि ये जो 3 फिल्टर्स हैं ये कौन कौन से हैं, मतलब लो पास, हाई पास, बैंड पास, किस टाइप का फ़िल्टर है। आप बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है आप इन तीनों में ऑब्ज़र्व करो तो z इक्वल टू 1 पर भी 0 है, z इक्वल टू -1 पर भी 0 है।
और अगर z इक्वल टू 1 और -1 दोनों पर 0 है तो लो फ्रिक्वेंसी भी ब्लॉक होगा, हाई फ्रिक्वेंसी भी ब्लॉक होगा। या मैथमेटिकली z इक्वल टू 1 पर ट्रांसफ़र फंक्शन 0 हो जाएगा, z इक्वल टू -1 पर भी ट्रांसफ़र फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब फ़िल्टर कौन सा है? बैंड पास फ़िल्टर। तो आंसर क्या होगा? ये तीनों के तीनों फ़िल्टर्स किस टाइप के हैं? बैंड पास फ़िल्टर। तो आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट नोट इधर लिख लेना। इम्पॉर्टेंट नोट कुछ ऐसा है, इम्पॉर्टेंट नोट कुछ ऐसा है फॉर डिजिटल बैंड पास फिल्टर, फॉर डिजिटल बैंड पास फिल्टर transfer function will include zeros at z equal to 1 and z equal to -1 both। ठीक है, तो डिजिटल बैंड पास फिल्टर में z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू -1 दोनों पर क्या दिखता है? 0। ठीक है, चलो ये सब तो आपने देख लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कॉमन डाटा क्वेश्चन है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ओके, अच्छा, कॉमन डाटा क्या है वो लिखता हूँ। डिफरेंस इक्वेशन गिवन है y ऑफ n इज इक्वल टू -0.9 y ऑफ n माइनस 1 प्लस b0 इंटू x ऑफ n। 6 में चेक करना है किस टाइप का फ़िल्टर है, तो क्या करोगे, यहाँ से h ऑफ z लिखो। अब यहाँ से z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके h ऑफ z तो लिख सकते हो ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से h ऑफ z आप लिखते तो आप लिखते b0 अपॉन 1 प्लस 0.9 z इनवर्स। ठीक है, पहले z ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देना, फिर y z अपॉन x ऑफ z का रेशियो लिखना, तो यही आएगा। अब इसके बाद इसको लो फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए चेक करना। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए z को 1 पुट करो, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए z को -1 पुट करो। अच्छा, z को 1 पुट करोगे तो आप लिखते b0 अपॉन 1.9। फिर हाई फ्रिक्वेंसी के लिए z को -1 पुट करते तो आप क्या लिखते, b0 अपॉन 0.1, मतलब कितना, 10 b0। चेक कर लो गेन किस पर ज़्यादा आया, हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन ज़्यादा आया, तो फिल्टर कौन सा, हाई पास फिल्टर। मतलब 6 का आंसर कौन सा ऑप्शन आया, बी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? 7 में मॉडुलस ऑफ h ऑफ e की पावर j पाई, इसकी वैल्यू 1 है, तो हमें बताना है कि b0 क्या होगा। और b0 के 4 पॉसिबल ऑप्शंस गिवन हैं। ठीक है, अच्छा, h ऑफ z हमने लिखा है, इसी में z को किससे रिप्लेस करो, e की पावर j ओमेगा से। तो h ऑफ e की पावर j ओमेगा क्या लिखते, b0 अपॉन 1 प्लस 0.9 e की पावर माइनस j ओमेगा, ये लिखता। अब इसमें ओमेगा को क्या पुट करो, पाई, h ऑफ e की पावर j पाई, आप क्या लिखते, b0 अपॉन 1 प्लस 0.9 e की पावर माइनस j पाई। e की पावर माइनस j पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, पुट कर दो। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या करूँगा, दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूँगा। दोनों साइड क्या अप्लाई कर दूँगा, मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अच्छा, मॉडुलस ऑफ h ऑफ e की पावर j पाई कितना गिवन है, 1, तो LHS को किससे रिप्लेस करूँगा, 1 से। न्यूमरेटर में लिखूँगा
मॉड बी नॉट, डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 0.9, क्योंकि e की पावर माइनस जे पाई कितना -1, तो 1 माइनस 0.9 लिखते। ओके, अच्छा 1 माइनस 0.9 कितना 0.1, तो मॉड बी नॉट कितना आया 0.1, मॉड बी नॉट कितना आया 0.1। मतलब यहाँ से बी नॉट 0.1 भी हो सकता है, बी नॉट माइनस 0.1 भी हो सकता है, या फिर बी नॉट 0.1 इंटू जे भी हो सकता है। तो बी नॉट होना कितना चाहिए, बी नॉट का मैग्नीट्यूड 0.1 होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 0.1। ओके, अब मैं तो यही चेक करूँगा ना कि जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें किसका मैग्नीट्यूड 0.1 है। यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें एक ही ऑप्शन का मैग्नीट्यूड 0.1 है, वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। इसलिए आंसर कौन सा ऑप्शन है, बी। समझ में आया? ये नहीं कि बी नॉट गारंटी के साथ 0.1 ही होगा। क्यों होगा 0.1, -0.1 भी तो हो सकता है, 0.1 इंटू जे भी तो हो सकता है, -0.1 इंटू जे भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 0.1। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0.1 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से एक ही ऑप्शन है जिसका मैग्नीट्यूड 0.1 है, वो ऑप्शन कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 dB फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। ओके, एट 3 dB फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। मैंने आपको बताया था 3 dB फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है। एट 3 dB फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन विल बी इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाय √2। यही होता है ना, 3 dB फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पर जो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो अपने मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का कितना होता है, 1/√2 टाइम्स होता है। अच्छा, अब मुझे LHS में क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ h ऑफ e की पावर j ओमेगा सी, h ऑफ e की पावर j ओमेगा इधर है, इधर ओमेगा को क्या पुट करूँगा, ओमेगा सी। तो मैं क्या लिखूँगा, बी नॉट अपॉन 1 प्लस 0.9 e की पावर माइनस जे ओमेगा सी। RHS में न्यूमरेटर में देखता हूँ क्या लिखूँगा, डिनोमिनेटर तो फिक्स है ना, डिनोमिनेटर कितना लिखना है, √2। बस के लिए ये डिसाइड करना है कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन का कितना होगा। जैसे आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ट्रांसफर फंक्शन का कितना होगा, वैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, हम लोग ढूंढते हैं किधर है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर है। अच्छा ये बताओ फिल्टर कौन सा है, हाई पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर क्या करेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा, तभी तो वो हाई पास फिल्टर है। तो हाई पास फिल्टर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम गेन, तब वो क्या बनेगा, हाई पास फिल्टर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को जो भी गेन मिला ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम गेन, मतलब 10 बी नॉट, यही क्या है, ट्रांसफर फंक्शन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है। बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया कि हाई पास फिल्टर बनने के लिए उसको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम गेन प्रोवाइड करेगा, तब वो हाई पास फिल्टर बनेगा। अच्छा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को इसने मैक्सिमम गेन प्रोवाइड किया है, कितना, 10 बी नॉट, तभी तो ये क्या है, हाई पास फिल्टर। तो मैक्सिमम गेन हमें मिल गया, मैक्सिमम गेन कितना है, 10 बी नॉट। ओके, अब बी नॉट से बी नॉट का टर्म क्या होगा, मैक्सिमम गेन कितना है, 10 बी नॉट। ओके, ठीक है, हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, ओमेगा सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बी नॉट अभी कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, LHS में लिखूँगा मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 0.9 e की पावर माइनस जे ओमेगा सी।
RHS में क्या लिखूँगा, √2/10। फिर LHS में इसको एक्सपेंड करके √ अप्लाई कर लोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हो। अब ये नहीं कि सर आपने मैग्नीट्यूड कैसे लिख दिया सर, अरे इसको लिखो ना कॉस और साइन में तो लिखोगे ना। तो यहाँ से रियल पार्ट कितना आता, 1 + 0.9 cos ωc² प्लस 0.9 sin ωc² इज इक्वल टू √2/10। यहाँ तक तो पहुँच गए। फिर दोनों साइड क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो 5-6 स्टेप्स लगेंगे और फाइनली ωc का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कुछ आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद का कैलकुलेशन आपको करना है। यहाँ तक मैंने हेल्प कर दिया। ऋषभ ने आंसर दे दिया है 3.031 रेडियन पर सैंपल। ऋषभ बेटा करेक्ट आंसर है। आंसर है अप्रॉक्सीमेटली 3 रेडियन पर सैंपल। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, आंसर कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3 रेडियन पर सैंपल। ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद जो लास्ट पॉइंट है वो डिजिटल ऑल पास फिल्टर से रिलेटेड है। ओके, और भी पॉइंट्स हैं डिजिटल फिल्टर के, वो मैं कल के क्लास में डिस्कस करूँगा। तो कल तो लास्ट क्लास होगी, कल तो सारा कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक कंटेंट ऑल पास फिल्टर से रिलेटेड लिख लो, डिजिटल ऑल पास फिल्टर। डिजिटल ऑल पास फिल्टर, इसमें फर्स्ट लिखना FIR टाइप ऑल पास फिल्टर। तो FIR टाइप ऑल पास फिल्टर कुछ इस फॉर्म में होगा, h of z will be equal to some constant k into z की पावर -n0, where k and n0 are constants. k and n0 are constants. तो डिजिटल ऑल पास फिल्टर अगर FIR टाइप का है तो कुछ इस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन होगा, सम कांस्टेंट k इंटू z की पावर -n0। ठीक है। अच्छा, और अगर डिजिटल ऑल पास फिल्टर इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स टाइप का है, देन देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन पोल एंड ज़ीरो। तो डिजिटल ऑल पास फिल्टर में अगर वो IR टाइप का है तो पोल और ज़ीरो में एक रिलेशनशिप होता है। वो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, देखो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, ये तो सबको मालूम ही है। अब उसको मैं अलग से क्या लिखूँगा, फॉर ऑल पास फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन शुड बी कांस्टेंट। तो वो मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ, मैं अलग चीज़ लिख रहा हूँ, पोल विल बी इक्वल टू 1/0 कंजुगेट। दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो रिलेशनशिप मैंने लिखा है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो IR टाइप का जो डिजिटल ऑल पास फिल्टर है उसमें पोल और ज़ीरो में क्या रिलेशनशिप है, पोल विल बी इक्वल टू 1/0 कंजुगेट। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिल्टर इज़ डिजिटल ऑल पास फिल्टर। ओके, और ये जो डिजिटल ऑल पास फिल्टर है किस टाइप का है, IR टाइप का डिजिटल ऑल पास
फिल्टर है। ओके, ऑर्डर है फिल्टर का 2, फिल्टर ऑर्डर इज 2, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज h of n is real signal. ओके, सो इट विल हैव 2 zeros and 2 poles, क्योंकि ऑर्डर कितना है 2, तो कितने पोल्स और कितने ज़ीरोज़, 2 poles and 2 zeros. ओके, out of 2 zeros z1 and z2, suppose z1 is given 2 into e की पावर j pi by 4, तो करना क्या है, सेकेंड ज़ीरो कैलकुलेट करना है, और जो दो पोल्स हैं P1 एंड P2, ये दोनों पोल्स भी क्या करने हैं, कैलकुलेट। समझ में आया? तो डिजिटल ऑल पास फिल्टर है IR टाइप का, सेकेंड ऑर्डर का, इम्पल्स रिस्पॉन्स रियल है, एक ज़ीरो गिवन है, सेकेंड ज़ीरो कैलकुलेट करो और बाकी के दो पोल्स कैलकुलेट करो। अच्छा आपने एक चीज़ तो जस्ट अभी लिखा है, वो एक चीज़ आपने क्या लिखा, फॉर IR टाइप ऑल पास फिल्टर पोल विल बी इक्वल टू 1/0 कंजुगेट। ये रिलेशनशिप यूज़ कर लूँ मैं, ठीक है, तो क्या लिखता, 1/z1 कंजुगेट 2 इंटू ई की पावर माइनस j पाई बाई 4, तो मैं क्या लिखता, 1/2 इंटू ई की पावर j पाई बाई 4, एक पोल मिल गया। ओके, अच्छा P1 मिल गया तो P2 भी मिल गया, P1 मिल गया तो P2 को मैं क्या लिखता, P2 विल बी इक्वल टू P1 कंजुगेट। क्यों लिखूँगा, बिकॉज h ऑफ n इज़ रियल। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स रियल है तो पोल कंजुगेट पेयर में आकर होगा, तो मैं P2 को क्या लिखता, P1 का कंजुगेट, तो P1 का कंजुगेट क्या, 1/2 ई की पावर माइनस j पाई बाई 4। अच्छा HN रियल है, HN रियल है, तो मैं Z2 को क्या लिखता, Z1 का कंजुगेट, ऐसे लिखूँगा ना, तो Z1 का कंजुगेट मैं क्या लिखता, 2 इंटू ई की पावर माइनस j पाई बाई 4। देख लो आप, ठीक है। अभी क्या करना है, पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करना है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो अभी क्या करना है, पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ करना है। Z प्लेन में पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ कर रहे हो, और Z प्लेन में एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को, 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री और इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अब इसके बाद पोल और ज़ीरो दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल के रेडियस का सर्किल ड्रॉ करो। अच्छा पोल ज़ीरो जो भी आया, पोल ज़ीरो जो भी आया, ओके, तो पोल का मैग्नीट्यूड कितना, 1/2, पोल का मैग्नीट्यूड कितना, 1/2, तो रेडियस 1 का क्या ड्रॉ करूँगा, सर्किल, रेडियस 1/2 का, तो 1/2 रेडियस का क्या ड्रॉ करूँगा, सर्किल। फिर ज़ीरोज़ किधर हैं, इधर हैं, तो ज़ीरोज़ का मैग्नीट्यूड कितना है, 2, तो रेडियस 2 का क्या ड्रॉ करो, सर्किल, रेडियस 2 का क्या ड्रॉ करो, सर्किल। ओके, अब थोड़ा लोकेट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, लोकेट करूँगा पोल्स एंड ज़ीरोज़। तो देखो ज़ीरो किधर लोकेट हो रहा है, रेडियस 2 के सर्किल पर। थोड़ा एंगल लिख देता हूँ, इधर लिखूँगा π/4 एंगल है, इधर है -π/4 एंगल। अब लोकेट करते हैं, रेड कलर से लोकेट कर रहा हूँ, Z1 रेडियस 2 के सर्किल पर और किस एंगल पर, π/4 एंगल पर। तो यहाँ Z1 है, इधर Z2 है, फिर यहाँ पर P1 होगा और इधर P2 होगा, इधर क्या होगा, P2 होगा। आप देख लो, आउटर रेडियस सर्किल पर एंगल π/4 पर लोकेट हो गया, आउटर रेडियस सर्किल पर एंगल -π/4 पर लोकेट हो गया।
1/2 रेडियस सर्किल, मतलब इनर रेडियस सर्किल पर P1 एंगल π/4 पर है, तो इनर रेडियस सर्किल पर P1 π/4 पर है और P2 किधर है, -π/4 पर। तो मैंने ऑल पास फिल्टर के लिए पोल्स और ज़ीरोज़ लोकेट करके बताए कि इसी तरह दिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो पोल ज़ीरो प्लॉट में अगर सेम ही एंगल पर पोल और ज़ीरो दिख गए जिसमें दिस मैग्नीट्यूड और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/दिस डिस्टेंस हो तो ऑल पास फिल्टर होता है। अरे मेरे बच्चे, कोई पोल ज़ीरो प्लॉट आपके सामने जेड प्लेन में ड्रॉ कर देगा, फिर बोलेगा चेक करो ऑल पास फिल्टर है कि नहीं, तो वहाँ पर क्या जे ओमेगा एक्सिस के बाद जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट हर एक पोल का मिरर इमेज जीरो ढूंढोगे? नहीं। ये वाला फंडा ऑल पास फिल्टर में किधर होता है? जब एनालॉग ऑल पास फिल्टर होता है। तो एनालॉग ऑल पास फिल्टर में जब आप पोल ज़ीरो प्लॉट एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उसमें हर एक पोल का मिरर इमेज जीरो होता है जे ओमेगा एक्सिस के अबाउट। तो ये जो फंडा मैंने बोला ये कहाँ चलता है? एस प्लेन में चलेगा। ओके, एनालॉग ऑल पास फिल्टर में चलेगा। क्या ये जेड प्लेन में चलेगा? बिल्कुल नहीं। तो जब आपके सामने पोल ज़ीरो प्लॉट होगा तो कॉमन सेंस वाली बात है, जब आपने यहाँ से लिखा है ना पोल इक्वल टू 1/0 कंजुगेट, तो पोल और ज़ीरो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इतना तो पता चल रहा होगा ना। इसलिए मैंने बोला कि सेम ही एंगल पर पोल और ज़ीरो मिलेंगे जिसमें ये वाला डिस्टेंस 1/दिस डिस्टेंस होगा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 2, तो 1/2 कितना आता? 0.5। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 0.5। यही तो मैंने बोला। तो जेड प्लेन में सेम ही एंगल पर पोल ज़ीरो मिल गए जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ पोल इज इक्वल टू 1/0 मैग्नीट्यूड। तो फिल्टर कौन सा? ऑल पास फिल्टर। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। एक इम्पल्स रेस्पॉन्स है h(n). अब इसके लिए मैं क्या करूँगा? पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ कर दूँगा। तो इसके लिए मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? पोल ज़ीरो प्लॉट। किधर ड्रॉ कर रहा हूँ? जेड प्लेन में। मान लो यहाँ पर दो सर्किल्स हैं। पहले का रेडियस 0.25, दूसरे का रेडियस 4। फिर इसके बाद इधर एंगल लिख दूंगा π/3। ये वाला एंगल कितना है? माइनस। ये वाला एंगल कितना है? 180 डिग्री, या फिर -180 डिग्री चलेगा। और मान लो इधर कुछ एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो कुछ लिख देता हूँ -π/3। ओके। अच्छा, यहाँ पे -π/4 लिख देता हूँ। चलो -π/3 लिखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद लोकेशन कुछ ऐसा है। इधर पोल है, यहाँ ज़ीरो है, फिर यहाँ ज़ीरो है, इधर पोल है। ओके, फिर यहाँ पोल है और इधर ज़ीरो है। ठीक है। तो मैंने 3 पेयर्स पोल ज़ीरो के ड्रॉ कर दिए हैं। 3 पेयर्स पोल ज़ीरो के ड्रॉ कर दिए हैं। आपको पहले ये बताना है कि ये जो पोल ज़ीरो प्लॉट है क्या ये ऑल पास फिल्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपको चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है h(n) इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पास फिल्टर और नॉट। ये ऑल पास फिल्टर है या नहीं। तो आपको क्या बताना है? ये ऑल पास फिल्टर है या नहीं, यस और नो। आपका जो भी रिप्लाई होगा करना। दूसरा आपको बताना है h(n) इज रियल सिग्नल और नॉट, यस और नो। ये दो चीज़ें आप बताओ।
ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैक्सिमम बच्चों ने गलत लिखा है। ये ऑल पास फिल्टर है। क्यों है? देखो पोल आगे पीछे है, जीरो ऊपर नीचे, इससे मतलब ही नहीं है। वो तो डिसाइड करेगा कि स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, डिपेंडिंग अपॉन ये जो सिस्टम है, कॉजल है, एंटी कॉजल है, नॉन कॉजल है। हमें बस केवल क्या चेक करना है, सेम एंगल पर पोल ज़ीरो है कि नहीं। सेम एंगल पर पोल ज़ीरो है। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 0.25. दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 4. 1/4 इज इक्वल टू 0.25. कंडीशन सेटिस्फाइड। सेम कंडीशन इधर भी सेटिस्फाइड, सेम कंडीशन इधर भी सेटिस्फाइड। ऑल पास फिल्टर का कंडीशन सेटिस्फाइड। सो दिस फिल्टर इज ऑल पास फिल्टर। ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि आप जैसा देखना चाहते हो वैसा ही मैं डायग्राम बना दूंगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। इसलिए तो मैंने फंडा बोला कि सेम एंगल पर पोल ज़ीरो होने चाहिए, जिसमें जो फर्स्ट सर्किल है इसका रेडियस 1 / रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल होना चाहिए। तो फर्स्ट सर्किल का रेडियस कितना? 0.25 और सेकंड सर्किल का रेडियस कितना? 4। मैंने क्या बोला? फर्स्ट सर्किल का रेडियस 1 / सेकंड सर्किल होना चाहिए। है सेटिस्फाइड, पेयर सेटिस्फाइड, ऑल पास फिल्टर है। अच्छा, दूसरा सवाल, ये जो है इसमें HN रियल सिग्नल है या नहीं? तो HN रियल सिग्नल होने के लिए पोल कंजुगेट पेयर में आकर होना चाहिए था। क्या पोल कंजुगेट पेयर में है? बिल्कुल नहीं। अगर एक पोल इधर है तो इसका कंजुगेट पेयर यहाँ पे होता। पोल कंजुगेट पेयर में है क्या? नहीं है। पोल कंजुगेट पेयर में है ही नहीं, तो H ऑफ N रियल सिग्नल नहीं है। सो H ऑफ N रियल सिग्नल नहीं है। तो अब डिटेल में अगर मैं लिखना है तो मैं लिखूंगा H ऑफ N इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल पास, इज रिप्रेजेंटिंग ऑल पास फिल्टर। H of N is representing all pass filter, but H of N is non-real function, non-real function। यहाँ तक समझ में आया? मैं वही बोल रहा था कि पोल ये पोल बाहर वाले सर्किल पे है या अंदर वाले सर्किल पर है, इससे तो स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। इससे ऑल पास फिल्टर है या नहीं है ये डिसाइड होता ही नहीं है। ऑल पास फिल्टर का फंडा बहुत सिंपल, पोल विल बी इक्वल टू 1/0 कंजुगेट। यहाँ जो तीन पेयर है तीनों पर सेटिस्फाई हो जाता है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ सो दैट कि थोड़ा आपका दिमाग और खुले। H ऑफ N, इसके लिए यहाँ पर पोल ज़ीरो प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर से दो सर्किल्स ड्रॉ कर दूँगा। ओके, इधर कुछ लिख देता हूँ 0.5 और इधर लिख देता हूँ 2। ओके, फिर इसके बाद कुछ एंगल्स ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, एंगल्स आर π/4 माइनस π/4। पोल 0.5 पर, एंगल π/4 पर, यहाँ ज़ीरो भी लोकेट कर दिया। इधर ज़ीरो है, यहाँ पर पोल है। फिर इसके बाद इधर एक पोल है और यहाँ ज़ीरो है। ठीक है, बस इतना ही ड्रॉ किया है मैंने। अच्छा, ये वही ड्रॉ कर दिया क्या जो यहाँ पर था? इसके पहले वाला उसमें भी यही था ना। चलो एक काम करता हूँ, एक इधर भी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पोल है, यहाँ ज़ीरो है। पहले वाले क्वेश्चन से कुछ तो अलग करूँगा ना। इसमें भी वही पोल ज़ीरो प्लॉट मिल रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा चेंज किया है। अभी ऐसे ड्रॉ किया है, 3 पेयर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अजम्पशन क्या है? assume causal system, assume causal system। ओके, तो सबसे पहले ये ऑल पास फिल्टर है कि नहीं? आंसर इज यस, इट इज़ ऑल पास फिल्टर बिकॉज पोल इज इक्वल टू 1/0 कंजुगेट। ग्राफिकली कैसे पता चला ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट सर्किल का रेडियस 1/2 सर्किल होना चाहिए, सेटिस्फाइड है।
और इस पर आप कितने भी पेयर्स ड्रॉ कर सकते थे। हमने 3 पेयर ड्रॉ कर दिए, पोल 0 पोल 0 पोल 0। कोई भी पेयर उठाओ उस पर पोल इक्वल टू 1/0 कंजुगेट सेटिस्फाइड है। तो फिल्टर कैसा, ऑल पास फिल्टर। अच्छा, एच ऑफ एन रियल सिग्नल है कि नहीं, तो एच ऑफ एन रियल सिग्नल है, क्योंकि सपोज दिस इज Z1, दिस इज Z2, Z2 इज कंजुगेट ऑफ Z1। सिमिलरली सपोज दिस इज P1 एंड दिस इज P2, P2 इज कंजुगेट ऑफ P1। ठीक है, तो ये दोनों पोल कंजुगेट पेयर में है, ज़ीरो कंजुगेट पेयर में है, बाकी का पोल और ज़ीरो रियल है, तो सिग्नल कैसा, रियल। तो एच ऑफ एन को मैं क्या लिखूँगा, एच ऑफ एन इज़ रियल सिग्नल। मैंने आपको बताया था पोल और ज़ीरो रियल है, वो तो हो ही सकते हैं रियल सिग्नल के पोल ज़ीरो प्लॉट में, पोल और ज़ीरो तो रियल हो ही सकते हैं। कंडीशन कब इम्पोज होता है, जब कॉम्प्लेक्स हो। तो अगर पोल कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट पेयर होना चाहिए, यहाँ पर है। अगर ज़ीरो कॉम्प्लेक्स है तो उसका कंजुगेट पेयर होना चाहिए, यहाँ पर है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये बताओ, हमने अज्यूम कर लिया ये सिस्टम कॉजल है, तो बताओ ये अज्यूम्ड कॉजल सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल। यहाँ जो सिस्टम मैंने अज्यूम किया है कि कॉजल है, ये स्टेबल है या अनस्टेबल। ठीक है, आंसर है स्टेबल। सिस्टम कॉजल है ना, ओके। एंड आरओसी, आरओसी से मतलब क्या है, ठीक है, आरओसी से भी बता दूंगा। देखो, दो तरह से बताता हूँ। सबसे पहले कॉजल सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए पोल किधर लाई करना चाहिए, यूनिट सर्किल के इनसाइड। ये जो पोल है इसका मैग्नीट्यूड 0.5 है, सो पोल इज लाइंग इनसाइड यूनिट सर्किल, दैट इज वाई दिस कॉजल सिस्टम इज स्टेबल। तो कॉजल की स्टेबिलिटी के लिए पोल किधर होना चाहिए, यूनिट सर्किल के अंदर। यूनिट सर्किल के अंदर ही तो पोल है, ये तो ज़ीरो है ना, वो ये दोनों Z1 और Z2 क्या पोल है, नहीं, वो तो ज़ीरो है। स्टेबिलिटी में ज़ीरो से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना किससे है, पोल से। पोल का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, पोल यूनिट सर्किल के अंदर है, इसका मतलब सिस्टम कैसा, स्टेबल। कुछ बच्चे आरओसी की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, कॉजल सिस्टम है तो कॉजल सिस्टम का आरओसी किधर, आउटसाइड सर्किल। लेकिन आउटसाइड कौन से सर्किल, जिस पर पोल है। क्या Z=2 के बाहर आरओसी होगा, नहीं, ये सब तो क्लास में बताया था आपको। Z=2 वाले सर्किल पर क्या है, ज़ीरो है, एंड ज़ीरोज़ आर नॉट गोइंग टू डिसाइड आरओसी। फॉर दिस सिस्टम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी mod Z ग्रेटर दैन 0.5। देख लो, यहाँ आरओसी में यूनिट सर्किल लाई कर रहा है, और अगर आरओसी में यूनिट सर्किल लाई कर रहा है तो बताओ सिस्टम कैसा, स्टेबल। दो तरह से मैंने बता दिया है, ओके। चलो, अब आज के लिए बस इतना ही।
कल लास्ट क्लास होगी सिग्नल एंड सिस्टम की, तो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, कुछ डिजिटल फिल्टर के पॉइंट्स रिमेनिंग है वो भी कल के क्लास में होंगे, और जो बचा हुआ टॉपिक है या मिसलेनियस पॉइंट है वो भी कल के क्लास में हो जाएगा। अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछो। और एक बच्चे ने टेलीग्राम के लिए बोला था, अब आपके जो भी डाउट हैं वो आप लोग पूछो।